कि कश्मीर का जो सूफिज़्म है वो बाहर से आया हुआ सूफिज़्म नहीं है, वो कश्मीर का ही सूफिज़्म है। आप जिसको आज जिनको शेखुल आलम कहा जाता है या नुंद ऋषि जिनको हम कहते हैं, वो मूलतः किश्तवाड़ के रहने वाले थे। चरारे शरीफ में उनका एक, जहां उन्होंने अंतिम समय अपना बिताया, उसका एक बहुत बड़ा श्राइन है जिसको 1995-96 में एक कुछ आतंकवादी घटनाओं में उस इबादत गाह को जलाकर खाक कर दिया गया था। आप जिस भदरवा की बात कर रहे हैं वो एक संपन्न सांस्कृतिक और धार्मिक स्थल है। जिस जम्मू कश्मीर की कला और संस्कृति के ऊपर जब बात की जाए तो कला और संस्कृति को एक ही सेंटेंस में पिरोना या उसके ऊपर बात करने के लिए लोगों को जो है बुलाना बहुत ही आज के दौर में डिफ़िकल्ट है। लेकिन आज हमारे साथ जो हैं एक सीनियर पत्रकार ब्रजेश झा जी जुड़े हुए हैं। इनसे पूछते हैं किस तरीके से पूरे भारतवर्ष में और ख़ुसूसन जम्मू कश्मीर में जो कला और संस्कृति थी, जो हमारा धरोहर था, वो क्या आहिस्ता आहिस्ता लुप्त हो रहा है या उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, और उस कला और उस संस्कृति को जो है दोबारा ख़ास तौर पे हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, उन तक वो पहुंचाना ज़रूरी है। तो ब्रजेश झा जी, आपका स्वागत है स्ट्रेट लाइन में। जी धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से कला और संस्कृति पहले थी पुराने ज़माने में, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो 21st सेंचुरी आई 2025 में, आज हम हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ चुकी है, तो आज के ज़माने में जो युवा पीढ़ी है, क्या लगता है आपको कि क्या हमारी जो कला और ख़ास तौर पे जो संस्कृति थी, क्या वो लुप्त हो रही है या जो बच्चे नए हैं वो उसको अपने तरीके से अपना रहे हैं? ये बात तो सही है कि हम जो किताबों में जो पढ़ा करते थे जम्मू कश्मीर की संस्कृति, कला और यहाँ के धरोहर के विषय में, वो उस रूप में अभी नहीं दिखती। लेकिन दूसरा सच ये है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान एक दरिया में, एक धारा में दोबारा स्नान नहीं कर सकता, डुबकी नहीं लगा सकता। तो आज हम उस रूप में अगर हम ये जानने की कोशिश करें या देखने की कोशिश करेंगे कि हमारी संस्कृति और हमारा कल्चर क्या था, तो वो थोड़ा मुश्किल होगा। आज जब नई चुनौतियाँ, नए चीज़, नए संदर्भ आ गए हैं, तो आज के दौर में हमें उसे देखने समझने की कोशिश करनी चाहिए। झा साहब, आज के दौर में सबसे जो मुझे लगता है महत्वपूर्ण विषय जो है वो ये है कि सच और हकीकत पे चीज़ें हों, और ख़ास तौर पे वही चीज़ें मीडिया में भी आएँ और वही चीज़ें जो हैं उन युवा लोगों तक भी पहुँचे कि जो युवाओं को ज़रूरत है। क्योंकि पीछे जो तारीख़ में चीज़ों को मरोड़ा गया, बदला गया, और हिस्ट्री में भी कुछ चीज़ें जो हैं अलग तरीके से दिखाई गई हैं। क्या लगता है आपको कि इस दौर में जब टेक्नोलॉजी का युग है, बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं, बहुत तेज़ी से बदल रही हैं, तो इस दौर में जो है सही रिसर्च और सही इन्फॉर्मेशन जो है ख़ास तौर पे इस पीढ़ी तक पहुँचे कि ये पीढ़ी जो है हमारी कला और हमारी संस्कृति को जो है सही तरीके से अपनी ज़िंदगी में पिरो ले? मीडिया तो लोगों की मांग पर चलता है। अगर जो लोग आज सनसनीखेज या वैसी खबरें चलाते हैं, अगर लोग उनको देखना छोड़ दें तो उनकी मजबूरी हो जाएगी कि वो उस तरह न चलाएं। सभ्यता पे, संस्कृति पर, रहन सहन पर, लोक संस्कृति पर जो लोग काम कर रहे हैं, उसके पॉडकास्ट को, उसके चैनल को, यूट्यूब चैनल को या वैसे कोई एपिसोड्स को लोग देखते हैं तो उसकी लोकप्रियता बढ़ जाएगी। ऐसा है भी, कई लोग इस पर काम कर रहे हैं, उसको काफ़ी देखा और सराहा जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि समाज जिस चीज़ की मांग करता है वो धीरे धीरे सामने आने लगता है। लेकिन दूसरी जिम्मेदारी पत्रकार की ये भी या मीडिया की ये भी है कि हमारा लक्ष्य ही वह बेहतर चीज़ों को सामने लाना है। ऐसा नहीं है कि अगर लोक रुचि की जो चीज़ें हैं कि जो लोग देखना चाहते हैं सिर्फ वही दिखाएं, ये हमारी जवाबदेही या जिम्मेदारी नहीं है। उन चीज़ों को दिखाने और उसकी आदत डालना भी हमारी जिम्मेदारी है, जो बेहतरी की ओर या बेहतरी की तरफ हमें ले जाती है। हमारे से यहाँ हमारे या जम्मू कश्मीर के संदर्भ में हम देखें, ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो हमारी नज़र से अभी ओझल हो गई हैं। ऐसा नहीं है कि वो ख़त्म हो गई हैं, वो नष्ट हो गई हैं, उस पर धूल की परत जम गई है और काफ़ी अरसे से वो परत पे परत जमती जा रही है। उसको हटाने की कोशिश होनी चाहिए और मैं समझता हूँ कि यहाँ कई लोग ऐसा कर भी रहे हैं और आने वाले कुछ समय में वो धूल की परत ख़त्म हो जाएगी और वो तस्वीर हमें दोबारा दिखने लगेगी जो लोगों को अभिभूत करेगी और लोग उस दिशा में सोचना, समझना, पढ़ना, लिखना फिर शुरू करेंगे।
जम्मू को डोगरों का शहर भी कहा जाता है और मंदिरों का शहर भी कहा जाता है, और यहाँ की जो संस्कृति है और कला है बिल्कुल एक अलग तरीके का कला और संस्कृति है। और उसी तरीके से कश्मीर की अगर देखा जाए तो एक अलग किस्म की कला और संस्कृति उनकी है। तो क्या लगता है आपको कि जब इन दोनों राज्य मतलब जगहों को देखा जाता है तो आपको जम्मू कश्मीर में किस तरीके की कला दिखती है कि जो आने वाले वक्त में विश्व में एक बहुत बड़ा जो है अपना स्थान बना सकते हैं? जम्मू एक शहर के तौर पे बहुत प्राचीन शहर तो दिखाई नहीं पड़ता। ऐसी कोई किताब या ऐसा कोई दस्तावेज भी नहीं है कि ये 800 साल 1000 साल पुराना कोई शहर रहा होगा। ऐसा कोई दस्तावेज, ऐसा कोई साक्ष्य सामने नहीं आ रहा है। हाँ, डोगरी संस्कृति और डोगरी साम्राज्य की बात ज़रूर है और उनका एक समृद्ध राज्य रहा है, और उससे जम्मू एक शहर के रूप में धीरे धीरे डेवलप्ड हुआ। उससे इस शहर के बसने और बढ़ने की सबसे बड़ी वजह मैं मानता हूँ कि माता वैष्णो देवी हैं। कुछ यहाँ ऐसे प्राचीन मंदिर हैं, कुछ लोक देवी देवताएं हैं जिनकी वजह से ये शहर थोड़ा इसमें एक दिव्यता है। और उससे भी बड़ी बात कि तवी के बगल में ये शहर, किनारे ये शहर आबाद हुआ और नदी सभ्यता से ये शहर सिंचित हुआ है। ये बात सही है और इसकी एक अपनी पहचान है। अब तो ये एक ऐसे शहर के रूप में डेवलप्ड हो चुका है जहाँ जो एजुकेशनल हब बनने जा रहा है। आज के 21वीं शताब्दी में अगर देखें तो यहाँ एम्स भी है, दो यूनिवर्सिटी है, IIM है, IIT है, तो एक एजुकेशनल हब की तरफ ये बढ़ रहा है। लेकिन इसका प्राचीन वो रूप जो लोग देवी देवताओं से बना वो अभी भी सुरक्षित है। इसको यहाँ लोग देखते, समझते और महसूस भी करते हैं। उसके कई दस्तावेज भी हैं और उस पर काम भी हो रहा है। कश्मीर एक दूसरी धारा की ओर हमें इशारा करता है। वो हमारे प्राचीन सभ्यता की ओर इंगित करता है, जहाँ हमारी सभ्यता में या जिससे हमारी संस्कृति निकलती है, उसकी तरफ कश्मीर के कई ऐसे स्थल हैं जो इशारे इंगित करते हैं। अगर हम वहाँ देखें तो एक लोग वहाँ के बताते हैं, या ऐसे किताबों में भी ये लिखा है, कश्मीरियत एक शब्द काफ़ी लोकप्रिय हो चुका है। मैं समझता हूँ कि ये किताब तक है, लेकिन इसको वहाँ के लोग जो परिभाषित करते हैं वो कहते हैं कि सूफियत, बौद्धिज़्म और शैविज़्म, इन तीनों के मिलने से जो शब्द बनता है वो कश्मीरियत है। इसमें हम अगर इतिहास की तरफ जाएं तो 1000 साल पहले वहाँ शैव परंपरा काफ़ी समृद्ध थी। संस्कृत वहाँ की भाषा थी। उससे पहले बौद्ध वहाँ थे। 13वीं शताब्दी में तिब्बत से 13वीं-14वीं शताब्दी में तिब्बत से भाग कर आया एक युवराज वहाँ साम्राज्य बना, जिसने इस्लाम को अपनाया और पहला मुस्लिम शासक बना। वहाँ से और 13वीं-14वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में ही ईरान से जो लोग आए, उससे एक इस्लाम की एक धारा और एक सूफी परंपरा की एक धारा चली। लेकिन हमें उससे पहले ये जानना होगा कि कश्मीर का जो सूफिज़्म है वो बाहर से आया हुआ सूफिज़्म नहीं है, वो कश्मीर का ही सूफिज़्म है। आप जिनको शेखुल आलम कहा जाता है या नुंद ऋषि जिनको हम कहते हैं, वो मूलतः किश्तवाड़ के रहने वाले थे। अच्छा। हाँ, किश्तवाड़ से उनके बाबा, उनके पिता के पिता, वो वहाँ से कुलगाम गए, खीजोगीपुरा, वहीं नुंद का जन्म हुआ। और ऐसा नहीं था कि नुंद ऋषि के परिवार ने काफ़ी पहले इस्लाम कबूल कर लिया था। उनके बाबा ने इस्लाम धर्म को कबूल किया था और खीजोगीपुरा में उन्होंने अपना डेरा बसाया। और वहीं नुंद ने एक ऐसी धारा को जन्म दिया जो कश्मीर में सूफिज़्म की तरफ लोगों को ले जाती है। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा, वो पूरी तरह नेचर से आने वाले या प्रकृति पर निर्भर थे। उन्होंने उन्होंने मांस का सेवन नहीं किया, हमेशा शाकाहारी रहे। अच्छा। अपना जीवन उन्होंने एक कंदमूल पर ही बिताया। हमेशा प्रकृति के नज़दीक, प्रकृति के करीब रहने की बात की, जीव हत्या की बात को उन्होंने खारिज किया। तो उन्होंने एक मोहब्बत की बात हमेशा की। और उन्होंने जो धारा चलाई या उनके जो अनुयायी हुए, उनके 70 से अधिक अनुयायियों के अलग अलग जगह उनके मज़ार हैं जहाँ लोग इबादत करने जाते हैं।
चरारे शरीफ में उनका एक, जहाँ उन्होंने अंतिम समय अपना बिताया, उसका एक बहुत बड़ा श्राइन है, जिसको 1995-96 में एक कुछ आतंकवादी घटनाओं में उस इबादत गाह को जलाकर खाक कर दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद वो आलमदार कश्मीर कहलाते हैं। बिल्कुल। और हिंदुइज़्म और या हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो दोनों एक ही तरीके से नुंद ऋषि को मानता है। आप उससे पहले नुंद ऋषि जिनको अपना गुरु मानते थे, आप लाल देद, उनको भी लेकर वो मुसलमान हों या हिंदू हों, एक धारा, एक मान्यता है। उनको दोनों दिव्य नारी का उनको दर्जा प्राप्त है। उनको काफ़ी समाज में काफ़ी ऊंचा स्थान है उनका। इस तरह ये कहना कि वहाँ की संस्कृति में कि हम इस धारा को लेकर चलते हैं और फलाने से हमारी दूरी है, वो कश्मीर में नहीं था। मैं समझता हूँ कि वो जब अंग्रेज़ आए तो उन्होंने इस बीज को बोया कि इस समाज को बांटा जा सके, और उन्होंने इसमें सफलता अर्जित की और कश्मीर में एक समाज में दूरियां पैदा की, जो शायद धीरे धीरे जो बंधन मजबूत हुआ था उसको वो तोड़ने में सफल हुए, और कश्मीर एक बुरे दौर से गुजरना पड़ा कश्मीर को। जहाँ साहब, जम्मू और कश्मीर के बीच में एक वादी है, एक इलाका है जिसको कि चंद्रभागा का इलाका भी कहा जाता है, चिनाब वैली भी कहा जाता है। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से उसको पुकारते हैं। वहाँ पे एक शहर है भद्रवा। भद्रवा में वासुकी नाग जी का जो है बाज़ाब्ता भव्य मंदिर भी है, और कहा जाता है, हिंदू शास्त्रों में ये कहा जाता है कि वही राजा हैं इस पूरे इलाके के। ठीक है, तो उनके भाइयों की अलग अलग जगहें हैं जहाँ पे आज भी हिंदू लोगों की मान्यताएं हैं, और वो आज भी उसी तरीके से उस कल्चर को अपनाए हुए हैं। तो लगता है आपको कि जम्मू और कश्मीर का जो कल्चर है, जो उनकी हेरिटेज है, उसके अलावा भी यहाँ पे एक और चीज़ है जिसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है और जिसको प्रिजर्व करने की ज़रूरत है? ये बिल्कुल ही उपेक्षित जगह है। आप जिस भद्रवा की बात कर रहे हैं वो एक संपन्न सांस्कृतिक और धार्मिक स्थल है, जिसकी मैं समझता हूँ कि अभी तक खोज ही नहीं हुई है, जिसको ढूंढा ही नहीं गया और खोजा ही नहीं गया। लोक परंपरा में वो शहर है, लोक उत्सव वहाँ होता है, स्थानीय लोग मेला करते हैं, यात्राएं होती हैं और काफ़ी प्राचीन यात्राएं हैं, लेकिन उनको कहीं रजिस्टर्ड नहीं किया गया। आज सरकार एक जिम्मेदारी और लायबिलिटी की तरह उस यात्रा को सोचती है कि किसी तरह संपन्न हो जाए। ये उसकी कोशिश ये नहीं है कि उसका डॉक्यूमेंटेशन हो, दस्तावेजीकरण हो, और उस परंपरा को आगे बढ़ाने या लोगों तक पहुंचाने, वहाँ क्या रहस्य है उसको जानने, वहाँ की क्या लोक परंपराएं रही हैं, वहाँ के क्या किस्से कहानियाँ हैं, वहाँ का ओरल हिस्ट्री क्या है, ओरल ट्रेडिशन क्या है, ये सब को समझने की कोई कोशिश नहीं की गई। आप जिस चंद्रभागा की बात कर रहे हैं वो चनाब का एंशिएंट पुराना प्राचीन नाम है, और वो नदी भद्रवा के पास एक दो, जिसको स्थानीय भाषा में आज नाला कहते हैं वहाँ लोग, हाँ, तो वो अगल बगल एक दूसरे से बहकर आती है और भद्रवा से ठीक आगे जाकर वो सब आपस में मिल जाती है और धीरे धीरे वो चनाब कहलाने लगती है। लेकिन उस धाराओं पे कभी काम नहीं हुआ। ऊपर कैलाश पर्वत माना जाता है कि शिव का वास रहा हो, और जब शिव ने नागवासुकी को वो स्थान रहने के लिए दिया और अपने किसी और जगह अपने आप को उन्होंने स्थापित किया। इन सब लोक परंपराओं में जितनी कहानियां हैं, जितने किस्से हैं, वो सब को अभी तक खंगाला नहीं गया, एक जगह इंकित नहीं किया गया, ताकि उससे कोई सबको एक धागे में बांधकर कोई कहानी, कोई वहाँ की जो मूल किस्से हैं उसकी पहचान या उसके छोर को तलाशा जा सके। ये सब को अभी कोई रिसर्च का काम या इस तरह का काम नहीं हुआ है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि भद्रवा में पर आप एक किताब छोटी ढूंढेंगे तो वो भी काफ़ी आपको मशक्क़त करनी पड़ेगी, शायद ही कोई किताब मिले।
लेकिन वो नाग वासुकी का सबसे प्रसिद्ध प्रतापी जगह है। वहाँ जो ट्राइब्स हैं, वहाँ जो हिंदू हैं, जो मुसलमान हैं, सारे जो ब्राह्मण्स हैं, राजक्षत्रिय हैं या फिर कोई और जाति के लोग हैं, सबकी आस्था नाग वासुकी में है। बहुत जगह आप पाएंगे दक्षिण भारत में या नॉर्थ इंडिया के दूसरी जगह पर कोई एक देवता, हाँ, कोई समाज किसी एक देवता को पूजता है तो दूसरा समाज अपने देवता को पूछ के अपने देवता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ सारे लोग नाग वासुकी को पूजते हैं। लेकिन उस नाग वासुकी को लेकर कोई भी कोई भी ऐसा कहानी ऐसी नहीं है लिखित रूप में जिसको पढ़कर वहाँ की परंपरा को लोग समझ सकें। इसका मतलब ये है, इसका अर्थ ये है कि उस दिशा में अभी कोई काम नहीं हुआ। तो मेरा मानना ये है कि चेनाब वैली और भदरवा को अभी तक सांस्कृतिक रूप से पहचाना ही नहीं गया है। तो आपको लगता है जिस तरीके से बुद्ध सर्किट है, ठीक है, पूरे भारतवर्ष में, नाग सर्किट का भी जो है अब उल्लेख करना जो है वो इस वक्त ज़रूरी है, और ख़ुद जो है सरकार इसको जितनी जल्दी मान सके, ख़ासतौर पे क्योंकि ये पूरा इलाका, वो हमारा जम्मू प्रांत हो, कश्मीर प्रांत हो, या ये जो बीच का इलाका है, इन सब इलाकों में वो अवदेश वो चीज़ें मिल रही हैं जो कहीं ना कहीं नाग कल्ट के साथ जुड़ती हैं। नहीं, ये वक्त कोई ख़ास वक्त नहीं है कि अभी ही हो जाए या अभी ही हो जाना चाहिए। ये हुआ क्यों नहीं, आश्चर्य की बात यह है कि अब तक हुआ क्यों नहीं। लेकिन बहुत चीज़ें नहीं हुई हैं तो ये भी नहीं हो पाया, माना जाए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफ़ी ऐसे काम किए जिसकी लोगों को उम्मीद नहीं थी। हमारे यहाँ से कई प्राचीन मूर्तियाँ बाहर चली गईं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री के प्रयास से एक एक कर मूर्तियाँ देश में लौटी। 500 से अधिक मूर्तियाँ देश में, प्राचीन मूर्तियाँ आ चुकी हैं जो हज़ार साल, 15 साल पुरानी मूर्तियाँ हैं। तो अब जब वो सरकार में हैं, जब केंद्र में वो हमारा देश का वो नेतृत्व कर रहे हैं, तो लोगों को एक उम्मीद बनती है कि चलो आज अनुकूल वातावरण है और आज भदरवा को की सांस्कृतिक पहचान फिर से दिलाई जा सकती है और उसका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह एक अनुकूल परिस्थिति में हो सकता है। तो लोग, आप किसी के भी मन में ये सवाल है, आपके भी मन में शायद ये सवाल था तो आपने ये पूछा। लेकिन मेरा ये मानना है कि ऐसे कई स्थल, भदरवा जैसे कई स्थल जम्मू कश्मीर में हैं जिसका एक अपना सांस्कृतिक महत्व है। उसकी पड़ताल होनी चाहिए, उसका दस्तावेजीकरण होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि वो उन चीज़ों को खंगाला बिल्कुल नहीं जा रहा है जो हमारे अतीत से हमारा परिचय कराती हैं और जो हमारे समृद्ध संस्कृति से हमें मुखातिब करती हैं। अब आप बसोली को ले लीजिए। बसोली एक जो प्राचीन पश्मीना ट्रेड रूट है, लेकिन उसको अब जो लोग जानते ही नहीं हैं। अब हम मानते हैं कि लेह लद्दाख होते हुए, कश्मीर होते हुए जो रूट जाता है वही प्राचीन रूट है, लेकिन प्राचीन रूट तो ये था। तो इस तरह कई ऐसे तथ्य हैं, ऐतिहासिक तथ्य हैं जिनको फिर से सामने लाने की ज़रूरत है। खासतौर पे जितने भी आर्टिजन्स हैं, जितने भी लोग इस कला, इस संस्कृति के साथ जुड़े हुए हैं, या जो कलाकार हैं जिन्होंने इस कला को ज़िंदा रखा है, और आज भी वो कहीं ना कहीं इन्हीं छोटे छोटे गाँवों में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। कुछ के पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ऐसे यंत्र हैं, आज भी उनको लेके वो जो है वो अभी भी उस धूल को साफ़ करते हैं और उसको चला रहे हैं। लेकिन सरकारें आज तक उन तक नहीं पहुंची है कि उनको ज़िंदा रखें, क्योंकि उन्होंने इस कला को ज़िंदा रखा। आपको लगता है कि उनको जगह देने की ज़रूरत है, उनको पहचान देने की ज़रूरत है कि अगर उनको पहचान मिले तो वो उस कला को दोबारा ज़िंदा कर सकते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को दोबारा ज़िंदा कर सकते हैं जो अब लुप्त हो रही है? नहीं, वो हो रहा है, वो प्रयास हो रहा है, लेकिन जो सिस्टम है, जो तंत्र है, वो नए प्रयोग करने के लिए तैयार नहीं है। आज कोई कार्यक्रम या कोई आप लोक परंपरा पर कोई कार्यक्रम करें तो उसी बंधे बन्हाए लेख पे, परिपाटी पे वो कार्यक्रम होता है। लेकिन हमें एक्सपेरिमेंट, हमें अपने नए आविष्कार करने पड़ेंगे। समय से लड़ने के लिए नए साधन चाहिए हमें, और ये ज़रूरी है कि आज हम वो आर्टिज़न या वो आर्ट जो हमारे सामने, हमारे बीच, हमारी आँखों के सामने से ओझल हो चुका है, उसको इस तकनीक की इस दुनिया में, जब तकनीक इतना प्रभावी है, तकनीक की इस दुनिया में कैसे लोगों के सामने लाएं, ये ज़रूरत है। अगर हम श्रीनगर की बात करें तो पूरा भारत या पूरी दुनिया कश्मीर को डल से जानती है, श्रीनगर को डल से जानती है।
जो राजनीति से प्रभावित लोग हैं या प्रेरित लोग हैं वो लाल चौक को ही कश्मीर मानते हैं। बिल्कुल। लेकिन मेरा ये मानना है कि श्रीनगर से बाहर एक बड़ी दुनिया है और जहाँ संस्कृति दबी पड़ी है, हमारी सभ्यताएं, हमारी संस्कृति का एक बड़ा खजाना है जो हमसे अभी हमारी आंखों से ओझल है, उसको जानने समझने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ तक आप, मेरा अनुभव है कि एसपीएस म्यूज़ियम में कई ऐसी मूर्तियाँ रखी हुई हैं, उसकी सही तारीख का तक अभी ज्ञान नहीं है लोगों को। अच्छा। वो जो तारीख लिखी हुई है उस पर भी संदेह है। आप किसी एक व्यक्ति से पूछ लीजिए ये मूर्ति कब की है तो वो कुछ और बताएगा। म्यूजियम में, हाँ, म्यूजियम में आप किसी और दूसरे एक्सपर्ट से पूछ लीजिए वो कोई और तारीख बता देगा। यानी कि एक ही मूर्ति की 4 तारीख है और उस पर जो लिखा हुआ है वो कोई और तारीख है। कार्बन डेटिंग भी तो हो सकती है उन सब मूर्तियों की। बिल्कुल हो सकती है, लेकिन मेरा ये कहना है कि वो पूरी वैज्ञानिक तरीके से इस पर काम नहीं किया गया। अगर कोई साइंटिफिक तरीके से काम होगा या उसका रख रखाव होगा तो उसका काफ़ी लाभ हो सकता है रिसर्चर को। अब आप पिछले दिनों एक सोन मिरास फेस्टिवल हुआ, उस दिल्ली कश्मीर हाट वो जगह थी, तो उस परिसर में एक म्यूज़ियम है, उस कैंपस में एक म्यूज़ियम है, हैंडीक्राफ्ट म्यूज़ियम, वहाँ, हाँ, क्राफ्ट म्यूज़ियम है। वहाँ कई ऐसी चीज़ें हैं जो लुप्त हो चुकी है, जो अगल बगल कहीं दिखाई नहीं देती, लेकिन वहाँ लोगों ने उसको बचा कर रखा है। अब वो एक ट्रेनिंग सेंटर की तरह उसको डेवलप, एक म्यूज़ियम के रूप में उसको डेवलप करना चाहिए, लेकिन वो अस्त व्यस्त स्थिति में है। तो खैर ये तो जो सरकार में जो लोग हैं वो उनकी उसकी जवाबदेही है। हमारा काम तो ये, हमारा कंसर्न या हमारा आपका या हमारे जैसे लोगों का कंसर्न तो यही है कि जो हमारे यहाँ है वो कहीं दिख रहा है तो उसको संरक्षित किया जाए, उससे सीख लिया जाए, या कोई सीखना चाहता है तो वो उसको वो जगह पता चल जाए। ताकि क्या आपको लगता है कि सरकार जो है बड़ी सीरियस है इन मामलों में कि कला और संस्कृति, भारत की जो पहचान है पूरे भारत विश्व भर में, अगर भारत को जाना जाता है तो उसकी कला और संस्कृति की वजह से जाना जाता है। और दूसरा, बिस्मिल्लाह खान जी का एक बहुत खूबसूरत मैं कहूँगा कि एक मैसेज था। वो कहते हैं कि जब 7 सुर बजते हैं तो किसी को अपना धर्म याद नहीं आता है, वो 7 सुर जो है वो समा लेते हैं हर धर्म को। तो लगता है आपको कि ये जो कला और संस्कृति ये भी धर्मों को समा लेती? अपनी संस्कृति की वजह से भारत आज खड़ा है, नहीं तो यहाँ जितनी भी घटनाएं हुई, कोई दुनिया का दूसरा मुल्क ऐसा नहीं है जो इतने आक्रमणों के बावजूद या इतनी कठिनाइयों या इतने दिन गुलाम रहने के बावजूद दुनिया को ये मैसेज दे सकता है कि हम आने वाले समय महाशक्ति होने वाले हैं। इसकी एकमात्र वजह है कि वो अपनी संस्कृति के साथ जीना जानता है और नई चुनौतियों का सामना कर सकता है। ये प्रेरणा उसको अपनी संस्कृति से ही मिलती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं, हाँ, कि इस पर हम अगर अपने आप पर या अपनी चीज़ों पर गर्व करना सीखें तो हम सामने जो हमारे चुनौती है उसको पार पा लेंगे। और ये सरकार इस दिशा में बेहतर काम कर रही है। और कुछ जो जहाँ कहीं नहीं हो रहा है, मैं समझता हूँ कि अगर उनके नज़र में आएगा तो उस दिशा में भी वो लोग कोशिश करेंगे कि काम होना चाहिए। तो ये हमारे साथ थे ब्रजेश झा जी, जो सीनियर पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और जिन्होंने अपनी बातों में यही कहा कि उम्मीद है कि सरकार आने वाले वक्त में जो कुछ उनकी आंखों से ओझल है उसको भी जो है कोशिश ये करेगी कि उसको भी लोगों के सामने लाए। और ख़ासतौर पर क्योंकि संस्कृति से ही भारतवर्ष को जाना जाता है पूरी विश्व भर में, तो इस संस्कृति को ही जो है आगे बढ़ाना है और अपने जितने भी यंगस्टर्स हैं, जितने भी हमारे आने वाली पीढ़ी है, उन सब को उस संस्कृति के बारे में बताना। जुड़ते हैं स्ट्रेट लाइन के साथ, देखते हैं स्ट्रेट लाइन।